हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है देवर को बनाया साजन। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले 5 कमेंट करने वाले लोगों का नाम मैं अगली कहानी में पढ़ूंगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी शादी वाले दिन मेरा 14 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वह भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। पति की मौत के कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता था, तो मैं अपने देवर को अपने साथ बेड पर सुलाने लगी। सर्दियों की रात थी और बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। देवर मुझसे काफ़ी छोटा था। वह 14 साल की उम्र में भी 25 साल का जवान लगता था। पति की मौत के बाद मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा किया था, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। उस रात सोचा कि एक बार देवर को आजमा के देखती हूँ। आधी रात हुई तो देवर को हिलाकर देखा तो वह गहरी नींद में था, लेकिन वह हाथ लगाते ही मेरी फटी की फटी आंखें रह गई, क्योंकि मेरा देवर का 7 इंच मेरे हाथ लग गया गलती से। दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी सुनिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मेरी शादी के भी दिन आरो बहुत खुश था। उसे हमेशा मैंने अपने छोटे भाई की तरह समझा था और वह भी मुझे प्यार से भाभी माँ कहकर पुकारता था। उसके मासूम चेहरे और नटखट हंसी में ऐसी खुशी थी जैसे उसे सच में एक नई माँ मिल गई हो। लेकिन इस खुशी भरे दिन में कुछ ही समय बाद मेरे जीवन में दुख का अंधेरा छा गया। मेरे पति का अचानक निधन हो गया और उनके जाने के बाद मैं घर में बिल्कुल अकेली रह गई। आरू ही मेरा सहारा था, लेकिन फिर भी मुझे रात को अकेले सोने में डर लगता था। ठंडी सर्दियों की रातें लंबी लगती थी और मेरे मन में अजीब सी बेचैनी भर जाती थी। कुछ रातों से मैंने उसे अपने साथ बिस्तर पर सुलाना शुरू कर दिया था, ताकि इस अकेलेपन और डर से थोड़ी राहत मिल सके। आरोह की उम्र भले ही 14 साल थी, पर उसकी कदकाठी और समझदारी स्वभाव उसके स्वभाव से आगे थी। वह देखने में कहीं बड़ा दिखता था। पति के जाने के बाद जैसे तैसे मैं इस दुख से जूझती रही, लेकिन मन की उथल पुथल को दबाना आसान नहीं था। उस रात भी मन में अजीब सी बेचैनी लिए मैं सोने की कोशिश कर रही थी कि आधी रात को अचानक जागकर मैंने आरव को देखा। वह गहरी नींद में था, मासूम और निश्चल। उसे देखते ही मेरी आंखें भर आई। इस छोटे से बच्चे ने भी अपने भाई को खो दिया था, और फिर वह मेरे साथ मजबूती से खड़ा था। मुझे अपनी माँ की बात याद आई, जो हमेशा कहती थी कि बेटा देवर को हमेशा बेटा जैसे समझो, लेकिन दूरी बनाए रखो। वह बड़ा होगा तो तुम्हारे और उसके बीच लाजिम सीमाएं और स्पष्ट हो जाएगी। मेरे मन में उन बातों का अर्थ और भी गहरा हो गया था। मुझे आरो का ध्यान रखना था, उसकी मासूमियत का मान रखना था। माँ अक्सर समझाया करती थी कि बेटा देवर के साथ कुछ फासला बनाए रखो। कोशिश करो कि वह तुम्हारे कमरे में बिना जरूरत के ना आए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपने परिवार और परिवार की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। माँ की इन बातों को सुनते समय मुझे ऐसा लगता था कि आरो के बारे में कुछ ज़्यादा ही बुरा सोच रही है, और मैं उसकी बातों से नाराज़ हो जाती थी। लेकिन अब जब पति को खोकर मैं बेसहारा हो गई थी, तब माँ की बातों का मतलब समझ में आने लगा था। उस रात भी जब मैं अकेली बैठी थी, आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे दिल में दर्द की लहरें उठ रही थी कि मेरे पति मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे आरो के सहारे छोड़कर चले जाएंगे। रात के 12 बज चुके थे और आरो अभी तक घर नहीं लौटा था। शायद वह अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ था। मुझे यह सोचकर बहुत राहत मिली कि वह घर नहीं आया। उसकी गैर मौजूदगी में मुझे एक तरह से राहत महसूस हुई। उस वक्त माँ की बातों का असर मेरे दिल में गहरा होता जा रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल तेजी से धड़क उठा, डरते हुए। मैंने सोचा कि कौन हो सकता है, लेकिन बाहर से आरू की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे दिल में अजीब सी घबराहट हुई। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला और उस बड़े सुनसान घर में जब अब कुछ वीरान सा जो लग रहा था, अच्छा लगने लगा। आरो अंदर आया
और मासूमियत से पूछने लगा, भाभी आपने खाना खाया? उसकी नज़रें झुकी हुई थी और चेहरे पर वही मासूमियत थी जो हमेशा रहती थी। उस पल मैंने खुद को समझाया कि आरो एक मासूम बच्चा ही है, तो उसे अकेली रात में मुझे उसका और चिंता मेरे लिए सहारा बन गई। आरो के हाथ में एक थैली थे, उसमें होटल से लाए हुई बिरयानी थी। उसने एक प्लेट में बिरयानी निकाली और मेरे सामने रख दी। उसके चेहरे पर चिंता और मासूमियत की झलक साफ लग रही थी। भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ। आप कुछ खा लो, नहीं तो आप यूं ही भूखी रह जाओगी, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। उसने मेरी तरफ देखा और रूंधी हुई आवाज़ में कहा, मैं अपने भाई को आप के बाद आपको नहीं खोना चाहता। आरोह की आंखों में आंसू था। वह मुझे माँ जैसी मानता था और उसकी भावना मुझे भीतर तक छू गई, लेकिन फिर भी माँ की बात मेरे दिल से निकल नहीं पा रही थी। उसने मेरे आंसू पोंछे और कहा, भाभी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा। आप इस घर से कभी मत जाना। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। वह बड़े जज्बाती अंदाज में मुझसे बात कर रहा था। मेरी आंखों में उसकी इस मासूम चिंता ने एक नई उम्मीद की झलक दी। फिर उसने कहा, भाभी आप इस कमरे में सो जाइए, दूसरा कमरा तो छत के बहुत करीब है, मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ रहना चाहिए। अब सबको पता है कि हमारे घर में भाई की मौत हो चुकी है, कोई भी गलत इरादे से हमारे घर में आ सकता है। उसकी इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। सोचने लगी कि इतनी छोटी उम्र में उसे कैसे यह सब बातें सूझ रही है, लेकिन फिर भी उसकी बातों में तर्क था और उसकी चिंता ने मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया। मैं उसके कमरे में चले गई। आरो का कमरा दूसरी ओर था, जबकि मैं और मेरे पति हमेशा छत के पास वाले कमरे में सोते थे। कमरे में कदम रखते ही मुझे कुछ अजीब सा लगा। आज पहली बार मैं अपने कमरे से बाहर किसी और के कमरे में थी, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और नज़रें उठाई तो वहाँ एक चीज़ थी जिसने देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आरो की उम्र 14 साल थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो किया था वह एक छोटे बच्चे के लिए नहीं, बल्कि बड़े और समझदार आदमी के जैसा था। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जैसे सुनकर मुझे उसकी मासूमियत और समझदारी पर हैरानी हो रही थी। बच्चा जो आमतौर पर मेरी नज़रों छोटा से दिखता था, अब मुझे एक परिपक्व और बड़ी सोच वाला लग रहा था। आरोह के कमरे में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने देखा कि जो कुछ मैंने छुपा रखा था वह वहाँ कैसे पहुँच गया। मेरी सारी चीज़ें बेतरतीब पड़ी हुई थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि यह सब आरोह ने किया होगा। यह बात मुझे बहुत अजीब लगी और मैं सोचने लगी कि सुबह होते ही इस बारे में सवाल करूँगी। मेरी आंखों में नींद की झपकी आ गई और मुझे लगा कि शायद चावल खाने के बाद मुझे नींद आ गई थी। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और सोने की तैयारी की। 2 दिन से मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि जैसे आरो के लाए हुए चावल से मेरी आंखें भारी हो गई होगी। सोचा कहीं यह चावल खाने की वजह से तो नहीं था, मगर बहुत जल्दी मेरी आंखें बंद हो गई, जैसे किसी ने नींद का इंजेक्शन लगा दिया हो। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि 10 बज चुके थे। मुझे हैरानी हो रही थी कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। 2 दिन से मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी, तो आज तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे चुपके से नींद की कोई खुमारी चढ़ गई हो। मेरा दिल बार बार यही सोच रहा था कि कहीं लाए हुए चावलों खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई। मैं यह सब सोच ही रही थी कि अपनी आंखें मलते हुए बाहर आई। सामने आरो किचन में चाय बना रहा था और उसकी मासूमियत मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि मुझे और भी हैरानी हो रही थी। आरू की 14 साल की उम्र में मैंने जो कुछ भी सुना वह मुझे गहरे सदमे में डाल गया था। वह चाय मेरे सामने रखते हुए बोला, भाभी आप सो गई थी, आपको बहुत अच्छी नींद आई ना। उसकी बातों में एक मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी हुई और कुछ बात थी। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने फीकी आवाज़ में जवाब दिया, हाँ आज मुझे बहुत नींद आई। वह तुरंत बोल पड़ा, तो क्यों नहीं आती भाभी, मैंने आपके चावलों में नींद की गोली मिला दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती है, तो उसने कहा था कि इनको चावलों में नींद की गोली मिला दो, इससे यह आराम से सो जाएगी। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। आरो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मैंने चिल्लाते हुए कहा। तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे। मेरा दिल एकदम ठंडा पड़ गया। वह जल्दी से बोला, नहीं नहीं भाभी, मैं तो बस आपको अच्छी नींद देना चाहता था। अब आप तो तारो ताज़ा लग रही हो, यह लो
चाय पी लो। उसने चाय मेरे सामने रखी। मैं उस पर शक करने लगी। तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। वह कसम खाते हुए बोला, भाभी, भगवान की कसम, मैंने तो आपके लिए नींद की ही गोली मिलाई थी। आप कहें तो यह चाय मैं खुद पी लूँगा। लाओ, हम आधी आधी पी लेते हैं। उसने चाय के गिलास से एक घूंट भरते हुए मुझे दिखाया। मुझे उसकी बातों पर यकीन हुआ। मैंने सोचा शायद यह सच बोल रहा है। मैंने कहा, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शक्की हो गई थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे को देखती रही और उसकी मासूमियत पर यकीन करने लगी। लेकिन जो कुछ मैंने उसके कमरे में देखा था वह मेरे दिल से निकल नहीं रहा था। उस कमरे में जो कुछ था उसकी कोई माफ़ी नहीं थी। मैंने सोचा कि अब मैं उस पर क्या विश्वास करती थी। थोड़ी देर बाद आरो ने खुद ही मुंह खोल दिया। उसकी बातों ने मुझे हिलाकर रख दिया। भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ, उसने बड़ी संजीदगी से कहा। मेरा एक जानने वाला और ईमानदार अंकल है। वह हमारे जेवर बेचकर बहुत सारे पैसे दिलवा देगा। हम उन पैसों से एक नया घर खरीद लेंगे। इस किराए के घर में हम कब तक रहेंगे? मालिक परसों किराया लेने आएगा और हमारे पास पैसे नहीं हैं। आरू की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। अभी तक मैंने ऐसी किसी बात पर विचार नहीं किया था, लेकिन आरो ने जिस तरीके से यह ख्याल रखा था मुझे गहरे सोच में डाल गया था। समीर, तुम्हें यह ख्याल कैसे आया? मैंने उसे टोकते हुए पूछा। वह बिना हिचकिचाए बोला, भाभी, मुझे आगे शादी भी करना है। हमें अपनी ज़िंदगी साथ बिताना है और हमें एक नया घर चाहिए। किराए के घरों में तो सिर्फ इंसान जलील और रुस्वा होते हैं। आरो की बात में कुछ था जो मुझे सही लगा। मैंने उस पर कोई बहस नहीं की, लेकिन दिल में एक डर था कि कहीं वह जेवर बेच के पैसे ना जुटा पाए तो हम और मुश्किल में पड़ जाएंगे। मेरी स्थिति इतनी नाजुक थी कि एक बेवा औरत और एक 14 साल का देवर जो खुद भी नासमझ था, इस हालत में हम दोनों किसी धोखे का शिकार हो सकते थे। मैंने सोचा शायद मुझे इस बारे में किसी से मशवरा लेना चाहिए। मैंने तय किया कि मैं मायका वालों से बात करूंगी, शायद वे मेरी मदद कर सके। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि देवर जिनके बारे में मैंने समीर से कभी बात नहीं की, वह उसके हाथ कैसे लगे? ताले भी तो टूटे नहीं थे। फिर उसने इन जेवरों को कैसे निकाला? मेरे इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने खुद से कहा, आरो बच्चा है, वह गलत नहीं कर सकता। फिर भी वह जो कुछ करता मुझे उसकी भावनाओं और स्थिति को समझना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी उसकी मासूमियत और उसकी मदद की इच्छा ही मुझे समझदारी की ओर ले जाती थी। आरो ने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। जब मैंने अपने भाई कॉलों से बात की कि मुझे देवर बेचकर घर खरीदना है, तो उन्होंने मुझे साफ कहा कि तुम अब बेवा हो चुकी हो, तुम्हें हमारे घर आना होगा। लेकिन मैं जानती थी अगर मैं उनके घर जाती तो वहाँ मैं कभी भी अपनी पहचान नहीं बना सकती थी। मेरे भाई अपनी बीवियों के गुलाम थे और उन्हें कभी भी अपनी बहन को सहारा देने की फुर्सत नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा दूसरों के सहारे बिताऊं। मुझे ये समझ में आ गया था कि इस मौके को खोना नहीं चाहिए। अगर मैंने जेवर बेचे तो शायद मैं अपनी एक नई शुरुआत कर सकती हूँ, एक नया घर बना सकती हूँ। मेरे पति ने मेरी ज़िंदगी में बहुत से कीमती जेवर दिए थे, लेकिन जब मैंने अपने भाइयों की नीयत देखी तो मुझे वह जेवर उनके हाथों में देने का कोई मतलब नहीं दिखा। यही सोचकर मैंने तय किया कि अब मैं आरो के सहारे चलूंगी। आरो जो एक 14 साल का बच्चा था, उसके अंदर कुछ ऐसा था जो मुझे ना दिलासा देता था बल्कि एहसास भी दिलाता था कि वह मेरी ज़िंदगी को संभाल सकता है। आरो, तुम चाहो तो यह जेवर बेच सकते हो, मैंने कहा। आरो ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन जेवरों को अपने अंकल को दे दिया। 2 दिन बाद समीर के हाथों में घर के कागजात और चाबी आई। घर का सौदा इतनी जल्दी हो गया, यह मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। आमतौर पर घर का इंतजाम, कागजात और ज़रूरी कामों में महीनों लग जाते थे, लेकिन आरो ने यह सब इतनी जल्दी और सरलता से किया। जब आरो ने वह कागजात मेरे हाथ में रखे तो मुझे एहसास हुआ कि 14 साल की उम्र में भी उसकी सोच किसी बड़े इंसानों जैसी थी। उसकी मासूमियत और सादगी के बीच एक गहरी समझ थी जो मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। फिर उसने एक अजीब सी बात कही, भाभी, हम सारा घर साफ कर लेंगे, लेकिन आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ में कुछ था जो मुझे खींचता चले गया। मैं जानती थी कि वह छोटा है, लेकिन जो कुछ भी ज़रूरी था, क्योंकि उसकी सोच कभी कभी मेरी सोच से ज़्यादा स्पष्ट और समझदार होती थी। आरो की आंखों में उस दिन कुछ अलग सा था। उसकी नज़रों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो
लेकिन शब्दों के उबारने में वह असमर्थ था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या चाहता है। उस वक्त मुझे थोड़ा जल्दी था। हम घर में सारे सामान रख चुके थे, लेकिन अब मुझे चिंता थी कि हमारा खाना पानी और राशन कहाँ से आएगा। मैंने कभी बाहर जाकर काम नहीं किया था और अब यह एक नई चुनौती आ गई थी। आरो का ऐसा कहना था कि वह मुझसे एक ज़रूरी बात करना चाहता है। मुझे फिर असमंजस में डाल दिया। क्या वह मुझसे कोई ऐसी बात करना चाहता था जिसे मैं अभी नहीं जानना चाहती थी? इस सवाल ने मेरे दिमाग में कई विचारों को जन्म दिया। मैं फिलहाल इन सवालों का सामना नहीं करना चाहती थी। शाम को मैंने घर के सभी सामानों को व्यवस्थित किया। हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, बस ज़रूरी चीज़ें थी। हमारी दौलत भी बहुत सीमित थी, इसलिए हमने जो कुछ भी लिया था वह बड़े जतन से रखा था। सब कुछ करने के बाद मैंने अच्छे से खाना बनाया। यह खाना मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने पति के लिए बनाती थी। उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए, उनका लाड़ प्यार जताते हुए आधा घंटे बाद मैंने आरो को टेबल पर खाना रखा और उसका इंतजार करने लगी। मुझे नहीं लगता था कि आज वह बाहर जाएगा, क्योंकि वह हमेशा हमारे साथ खाना खाता था। रात 10 बज गए थे और आरो अभी तक नहीं आया था। यह मेरे लिए बहुत अजीब बात थी। पति की मृत्यु से पहले वह हर शाम 5 बजे तक आ जाता था और फिर घर से बाहर नहीं निकलता था। अब जब हम सब लोग कहीं बाहर जाते थे तो वह भी हमारे साथ जाता था, चाहे आइसक्रीम खाने हो या अन्य किसी काम के लिए। मेरे मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि आरो इस समय कहाँ हो सकता है। रात के 12 बज चुके थे और आरो घर नहीं आया था। मुझे डर लग रहा था, क्योंकि वह अकेले कभी घर से बाहर नहीं जाता था। मैंने उसका इंतजार करना शुरू किया और रात के इस अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने गुस्से से दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने देखा, मेरे अंदर का गुस्सा फट पड़ा। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम हो कि बाहर निकल गए। आरो की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपनी जगह पर खड़ा था और मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। मैं गुस्से में कह रही थी, तुम ऐसे कहाँ चले जाते हो? तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। तुम अपने दोस्तों को यहीं बुला सकते थे। उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़रें मुझसे कहीं दूर देख रही थी और फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, भाभी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप खुद खाना खा लो, मुझे मत टोको। वह गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में कुछ था जैसे वह कोई बड़ा आदमी हो, कोई ऐसा जो अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं था। मैं हैरान थी कि यह तो सिर्फ 14 साल का बच्चा है, लेकिन उसके गुस्से में बहुत कुछ था। मैंने मन में सोचा कि शायद कुछ गड़बड़ है और तभी मैंने उसके कमरे की ओर कदम बढ़ाए। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे कहा, भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं सोच में पड़ गई। क्या बात है आरो? आप शादी कर लीजिए। उसने अपनी बात कह दी। अगर आप नहीं करेंगी तो आप काफिर हो जाएंगी। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अचंभित थी कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। मैंने कहा, तुम मुझे सुबह शाम मैं कहते हो, फिर भी क्या बोल रहे हो? आरो की आंखों में गहरी उदासी थी। उसने जैसे यह सोचकर कहा हुआ कि मैं उसे समझ पाऊंगी, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी बातें तो उलझन में डालने वाली थी। आपके द्वारा भेजे हुए कमेंट मुझे शक्ति देते हैं। कृपया आप वीडियो को लाइक और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर दें। उसकी उम्र 14 साल के हिसाब से भावनात्मक तरीके से बदलकर बड़ी हो गई थी। अब क्या हो गया था इसको? किसने इसका दिमाग खराब कर दिया है? यह इतनी घटिया बात क्यों निकाल रहा है? मैं गुस्से से तिलमिला रही थी। वह बिना किसी शर्म के मेरे सामने खड़ा था, जैसे मुझे समझाने का उसको पूरा हक है। उसकी नज़रों से मुझे लगने लगा था कि मैं बोलते बोलते चुप हो गई। मैंने कुछ कहे बिना ही वापस मुड़ी और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया। दिल में डर और गुस्सा दोनों का मिला जुला एहसास हो रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कर सकता है और मुझसे ऐसी बात करेगा। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था। यह तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खामी थी। मैंने उसकी मासूमियत को इस हद तक माना था। मेरी औलाद तो अब तक नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आरो के बारे में हमेशा यही सोचती थी कि वह हमेशा मेरे बच्चे जैसा है। मेरे पति भी मुझसे यही कहते थे
कि तुम मुझसे ज़्यादा उसकी देखभाल करो, लेकिन अब उसकी इस हरकत पर मैं चौंक गई थी। मुझे बहुत तकलीफ हुई क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह मेरे लिए ऐसा कहेगा। मुझे लगा कि अब मैं इस पूरी तरह से नज़रअंदाज करूंगी। यह घर मेरे नाम था और अगर आरों ने फिर कोई ऐसी गलती की तो मैं उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। इस घर को मेरे पति ने बहुत प्यार से बनाया था और मैं उसकी इज्जत करती थी, लेकिन अगर आरो खुद इस बेइज्जती को तोड़ता है तो वह इस घर में नहीं रह सकता था। मेरी खामोशी अब गुस्से में बदल चुकी थी। सुबह होते ही मैंने आरो को कमरे का दरवाज़ा जोर से पीटना शुरू कर दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि अब क्या करना चाहिए। मेरे मन में खलबली मच रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा आरो का कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे में कोई नहीं था। आरो कहाँ गया? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा अगर दरवाज़ा बाहर से बंद है तो इसका मतलब है आरो ने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। यह ख्याल मेरे मन में आया और फिर मेरे दिल में नफरत का एक दृढ़ सा एहसास हुआ। वह 14 साल का बच्चा और उसकी हरकतें इतनी बेतुकी थी कि मैं हैरान रह गई। मैंने तुरंत तय किया कि मुझे मायके जाना चाहिए क्योंकि मुझे घर में अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं अभी इद्दत में हूँ। इस स्थिति में बार बार घर छोड़ना ठीक नहीं है। इस विचार से मैं चुपचाप बैठ गई क्योंकि किसी भी हालत में इस घर को छोड़ने का मेरा मन नहीं था। पति के निधन को 1 महीना हो चुका था और उस महीने में आरू का व्यवहार मेरे लिए एक बड़ी उलझन बन गया था। उसकी आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं थी। वह मेरी तरह जिंदगी को सच्चे हालत को समझ नहीं पा रहा था। अगर मेरे पास अपनी औलाद होती तो शायद इस वक्त आरू के सहारे ना होती। मैं सोचने लगी काश मेरे पास खुद का बच्चा होता तो मुझे यह सब नहीं सहना पड़ता। अब मैंने ठान लिया था कि आरू जब भी घर आएगा मैं उसे साफ साफ बता दूंगी कि इस घर में अब उसका कोई हक नहीं है। मैं अब इस रिश्ते से पूरी तरह मुंह मोड़ लूंगी। अचानक लगभग शाम को 6 बजे घर के आसपास दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैंने सोचा आरव होगा, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखों के सामने 3-4 अजनबी लोग खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था और उनको दाढ़ी थी। उनको देखकर मुझे लगा कि वे किसी एक विशेष विचारधारा के आदमी हो सकते हैं। उनका आक्रामक रुख देखकर मेरी धड़कनें और तेज हो गई। उन्होंने जो कहा वह मुझे बुरी तरह चौंका गया। मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यह शब्द मुझे केवल हैरान करने वाले नहीं थे बल्कि वे दिल को चीरने वाले थे। उनकी बातें मेरे मन में एक गहरी पीड़ा छोड़ गई। उन लोगों ने कहा बीवी तुम अकेले इस घर में रहती हो? मैंने कहा हाँ मैं अकेले रहती हूँ। उनका जवाब और भी कठोर था। तुम झूठ बोल रही हो। तुम अपने 14 साल के देवर के साथ इस घर में रहती हो। अभी भी वह कहीं अंदर छुपा होगा। यह लोग इस मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। इन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने पूछा क्या किया है हमने? उनका जवाब और भी कठोर था। क्या किया है तुमने? यह तुम पूछ रही हो? तुम अपने 14 साल के देवर के साथ इस घर में अकेले रहती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पति मर चुका है? तुम अब बेवा हो तो अपने माँ बाप के घर जाओ। अगर यहाँ रहना है तो शराफत से रहो। हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग नहीं रह सकते हैं। उनकी बातें मेरे दिल को चुभ रही थी, पर मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैं उनसे उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। जब दरवाज़ा बंद किया तो मेरे अंदर एक गहरी नफरत और गुस्सा उमड़ रहा था। मेरा दिल आरों पर टूट चुका था क्योंकि मुझे यकीन था कि यही सब कुछ उसने किया है। वह जानता था कि लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे, लेकिन उसने फिर भी अपनी हरकतें जारी रखी। मैंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। यह घर, यह मोहल्ला अब मुझे बोझ लगने लगे थे। अब मुझे यहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। मैं जानती थी कि आरो ने मेरी इज्जत से खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे मन में बस यही विचार घूम रहे थे कि इस मोहल्ले में मैं अकेली औरत, इस कदर अकेली और कमज़ोर हूँ। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि एक औरत को अपना घर और सम्मान फिर से कैसे हासिल होता है। आंसू मेरे चेहरे से बह रहे थे। काश मैं खुद को और आरो को उन लोगों से बचा सकती। मुझे अब यह साफ हो चुका था कि समाज में एक अकेली औरत की कोई कीमत नहीं है। लेकिन मैं खुद से वादा करती हूँ कि अपनी इज्जत की रक्षा करूँगी, चाहे कुछ भी हो। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वह सबकी इज्जत और सुरक्षा बनाए रखें। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हॉरर एंड क्राइम
स्टोरी आपके लिए रोज ही ऐसी नई नई कहानी लेकर आता रहेगा। धन्यवाद।